सुप्रभात विद्यार्थियों, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो, यही मेरी ओर से नववर्ष 2021 पर आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। आज का हमारा जो ऑनलाइन वीडियो है वो इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत से संबंधित है। इसमें हम मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके संस्थापक बाबर के विषय में आज के वीडियो में हम उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में मुगल वंश जिसने कि दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी इत्यादि जगहों पर अपनी राजधानियों के माध्यम से एक 15 वर्ष के अल्प समय 1540 से 1555 को छोड़ करके 1526 से 1857 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और मुगल शासकों का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में लिया जाता रहा। इसका संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो कि मूल रूप से फरगना का शासक और बाद में काबुल का शासक था। वैसे तो 1707 तक शक्तिशाली सत्ता के रूप में औरंगजेब के शासन तक देश विदेश में बड़े सम्मान और एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मुगल साम्राज्य का नाम लिया जाता रहा है, मगर नाम मात्र रूप से ये 1857 ईस्वी तक चलता रहा, जब तक कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज़ों ने दिल्ली की गद्दी से उतार कर रंगून नहीं भेज दिया। बाबर ने भारत में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके विषय में, बाबर के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्स है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है वो स्वयं बाबर की आत्मकथा है, जो बाबरनामा और तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी के नाम से जानी जाती है। बाबर ने मूलतः इसे तुर्की भाषा में ही लिखा था और उसने अपने जीवन की काफ़ी घटनाओं का उल्लेख उसने इसमें किया है। इसके अलावा बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नाम से फारसी भाषा का जो ग्रंथ लिखा, उसमें भी बाबर और हुमायूं के जीवन पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। अबुल फजल का अकबरनामा, बदायूनी की मुंतखबुत तवारिख, मोतमिद खां का इकबालनामा, निज़ामुद्दीन की तबकाते अकबरी, अब्बास खां सरवानी की तारीख़ शहरशाही इत्यादि फारसी ग्रंथ भी हमें बाबर के जीवन और उसके शासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम देखें तो 1483 ईस्वी में फरगना में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। वह पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता कुतलुग निगार खानम की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। उसने अपनी आत्मकथा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर ज़्यादा जोर दिया है, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश भी मुगल वंश कहलाया। मुगल शब्द लैटिन भाषा के मोंग शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना और 1497 ईस्वी में कुछ समय तक उसने समरकंद पर भी अधिकार किया। इस दौरान उसे अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के परंपरागत शत्रुओं से अपने राज्य को बचाए रखने की बड़ी चुनौती का उसने बड़े साहस से सामना किया। और एक समय तो ऐसा रहा जब न तो फरगना का शासक रहा न समरकंद का, और वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए भी विवश हुआ। 1502 ईस्वी में उज़्बेक सरदार शेबानी खां से सराय या पुल के युद्ध में वो पराजित हुआ, मगर इस युद्ध से उसने महत्वपूर्ण युद्ध नीति जो सीखी वो तुलुगमा युद्ध पद्धति थी, जिसका प्रयोग उसने भारत में अपने युद्धों में किया और विजय प्राप्त की। 1504 ईस्वी में
उसने काबुल पर अधिकार कर लिया और बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला वह पहला व्यक्ति था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। पानीपत के युद्ध के दौरान जो आक्रमण था वह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। भारत की धन संपदा ने बाबर को प्रारंभ से ही अपनी ओर आकर्षित किया था। वह अफगानिस्तान के उन ठंडे रेतीले पहाड़ी वातावरण से, जो कि ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं था, भारत में धन संपदा इकट्ठा करने के लिए एक प्रकार से उत्सुक था। उसने भारत पर तैमूर के आक्रमण के बारे में काफ़ी सुना था और वह भी तैमूर के समान भारत विजेता बनना चाहता था। उसने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में सीमावर्ती राज्य जो है बाजूर पर किया और वह पुणे लूट गया। दूसरा आक्रमण भी उसका 1519 में खैबर दर्रे तक हुआ, मगर उसके राज्य में विद्रोह होने पर पुणे लूट गया। तीसरा आक्रमण उसने 1520 में बाजूर और भेरा पर किया। चौथा आक्रमण उसने 1524 ईस्वी में पंजाब पर किया। इस समय पंजाब का शासक दौलत खां लोधी था, जो कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी का एक प्रकार से महत्वपूर्ण सरदार था। और 5वां आक्रमण उसका 1525-26 में हुआ। कहते हैं कि चौथे आक्रमण के दौरान ही आलम खां लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा और दौलत खां लोधी की ओर से उसे निमंत्रण मिला था कि वह भारत पर आक्रमण करे और इस आक्रमण में वह इब्राहिम लोधी को अवदस्त करे और इसके लिए वो उसकी सहायता करेंगे। तो इब्राहिम लोधी इस समय आगरा से शासन कर रहा था, जिसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। तो पानीपत का युद्ध बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। पानीपत, जो कि वर्तमान हरियाणा में है, इसके प्रथम युद्ध में उसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को परास्त किया। बाबर के तोफखाना के संचालक मुस्तफ़ा और अली के कुशल संचालन, उसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति, कुशल रणनीति और सैन्य संचालन ने उसे पानीपत के युद्ध का विजेता बनाया। जबकि विशाल सेना का शासक इब्राहिम इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और दिल्ली सल्तनत एक प्रकार से समाप्त हो गई। 1206 में प्रारंभ हुआ दिल्ली सल्तनत का शासन 320 ईस्वी बाद 1526 में इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। पानीपत से आगे बढ़कर बाबर ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया, मगर इसी समय उसे एक सबसे बड़ी चुनौती का अब तक सामना करना बाकी था, और वो चुनौती राजपूतों की ओर से थी। राजपूतों में मेवाड़ का शासक राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह इस समय बड़ा शक्तिशाली था और दिल्ली पर वह राजपूत शासन स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। राणा सांगा का मानना था कि बाबर भी अन्य विदेशी लूटोरों की तरह लूटपाट करके लूट जाएगा और इस दौरान जो रिक्तस्थान उत्पन्न होगा उसमें वह दिल्ली पर एक हिंदू राज्य की स्थापना कर पाएगा। मगर बाबर ने जब भारत में ही रहने का निश्चय किया तो उसका राणा सांगा से युद्ध होना एक प्रकार से अनिवार्य से हो गया था। दोनों ही शासक बाबर और राणा सांगा महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही शक्तिशाली थे, दोनों ही अपने अपने धर्म के एक प्रकार से शक्तिशाली व्यक्ति थे। बाबर इस्लाम का और राणा सांगा हिंदू धर्म का रक्षक होने का दावा करता था। दोनों के ही साम्राज्य की सीमाएं एक दूसरे से टकराती थी। इसके अलावा बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खानवा के युद्ध का एक कारण यह बताता है कि राणा सांगा ने उसे पानीपत के युद्ध के लिए आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी के विरुद्ध, मगर उसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध युद्ध में बाबर का साथ नहीं दिया। एक प्रकार से वो विश्वासघात का आरोप लगाता है। मगर हम देखते हैं कि बाबरनामा में बाबर का यह आरोप हमें ऐतिहासिक तथ्यों पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि राणा सांगा, जो कि इब्राहिम लोधी को पहले ही 2 बार खातौली और बारी के युद्ध में पराजित कर चुका था, उसे इब्राहिम लोधी को पराजित करने के लिए बाबर के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए
बाबर का यह दावा हमें थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत होता है। चाहे जो भी रहा हो, दोनों ही शासकों की महत्वाकांक्षा, दोनों का ही शक्तिशाली होना और दोनों के ही साम्राज्य की सीमाओं का आपस में टकराना, दोनों का ही साम्राज्य विस्तार, राणा सांगा द्वारा बयाना से मुगल फौजों को मार भगाना इत्यादि कारण रहे खानवा के युद्ध के। 16-17 मार्च, इतिहासकारों में इस तिथि के बारे में मतभेद है। कुछ इतिहासकार 16 मार्च और कुछ इतिहासकार 17 मार्च खानवा के युद्ध की तिथि बनाते हैं। जो भी है, मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य भरतपुर जिले में स्थित खानवा में भीषण संघर्ष हुआ। कई बार सवाल आता है खानवा कहाँ है? खानवा भरतपुर में है। इस संघर्ष में राजपूतों की बड़ी संख्या होना और बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध करने के बाद भी राजपूतों को पीछे हटना पड़ा। राणा सांगा युद्ध में घायल हो गया और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। इसके पीछे खानवा के युद्ध में बाबर की जो जीत है, इसके पीछे उसकी कुशल युद्ध पद्धति, तुलुगमा युद्ध पद्धति, रिजर्व सेना की नीति, उसकी अच्छी घुड़सवार सेना, हल्की और अच्छी तोपों का उसके पास होना इत्यादि कारण बताए जाते हैं। राणा सांगा जो कम बहादुर नहीं था, कर्नल टोड ने उसे एक सैनिक के भग्नावशेष की जो संज्ञा दी है कि राणा सांगा एक पूरा सैनिक भी नहीं था, जिसके एक आंख, एक नाक, एक हाथ और एक पैर नहीं था, शरीर के ऊपर जिसके 80 घाव थे, ऐसा सैनिक का भग्नावशेष बहुत वीर था। मगर फिर भी बाबर की युद्ध नीति उत्तम सिद्ध हुई और राणा सांगा की युद्ध नीति एक प्रकार से हम कहें असफल हमें दिखाई देती इस खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजयी होने से बाबर को यह लाभ मिला कि अब वह भारत में स्थायी रूप से टिक सकता था। अब उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला फिलहाल कोई शक्तिशाली शासक उसे दिखाई नहीं दे रहा था। यद्यपि राणा सांगा ने यह प्रण कर लिया था कि बिना बाबर को पराजित किए वह मेवाड़ वापस नहीं लौटेंगे, चित्तौड़ नहीं जाएंगे। कहा जाता है कि उसके सरदारों ने राणा सांगा को विष दे दिया पुनः युद्ध से बचने के लिए, और राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है जनवरी 1528 में। और बाबर एक प्रकार से निष्कंटक रूप से भारत में अपना शासन स्थापित करने में लग जाता है। तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर की सत्ता को भारत में स्थायित्व मिलता है। तो खानवा का युद्ध एक प्रकार से बाबर और राणा सांगा के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। बाबर का भारत में तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी पर इस समय शक्तिशाली सरदार मेदिनी राय का अधिकार था, जिसे कि राणा सांगा का संरक्षण प्राप्त था। राजपूतों का शक्तिशाली होना ही चंदेरी के मेदिनी राय के साथ बाबर के युद्ध का कारण बना। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और 29 जनवरी 1528 ईस्वी में उसने विजय प्राप्त की। मेदिनी राय लड़ता हुआ मारा गया और उसकी 2 पुत्रियां बाबर के हाथ लगी, जिसे उसने अपने दोनों पुत्रों हुमायूं और कामरान में बांट दिया। इसके बाद बाबर का भारत में जो चौथा महत्वपूर्ण युद्ध होता है, चौथे वर्ष में वह अफगान नेता महमूद लोदी से होता है। 5 मई 1529 को घाघरा नदी के तट पर यह युद्ध होता है। यह युद्ध जल एवं थल दोनों जगह पर लड़ा गया था, मगर अंत में बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ और अफगानों की जो थोड़ी रही सही महत्वाकांक्षा थी कि वह भारत में अफगान साम्राज्य की पुनर्स्थापना करे, वो फिलहाल 10 वर्षों के लिए तो सुसुप्तावस्था में चली गई। यह अलग बात है कि 10 वर्ष बाद 1540 ईस्वी में इसी बाबर के पुत्र हुमायूं को भारत से भगा करके शेरशाह सूरी ने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य इसलिए कहते हैं कि 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत पर अधिकार से प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना भारत में मानी जाती है। लोदी अफगान थे। तो यह प्रथम अफगान साम्राज्य 1451 से 1526 ईस्वी तक चला, जिसका अंतिम शासक, प्रथम अफगान साम्राज्य का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और इसी इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी
पुनः दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बाबर से युद्ध की चुनौती का सामना कर रहा था, मगर आगरा के युद्ध में पराजित होकर के अंतिम उसकी रही सही इच्छा भी समाप्त हो गई। महमूद लोदी भाग गया और बाबर विजयी हुआ। इसीलिए 1540 से 1555 तक भारत में शेरशाह सूर और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा जो शासन किया गया उसे द्वितीय अफगान साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो बाबर भारत में बमुश्किल 4.5 साल तक रहा और उस दौरान उसका जो अधिकांश समय था वो युद्धों में ही व्यतीत हुआ और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इस साहसी विजेता की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। अपने इस वीडियो में आज बाबर के भारत पर आक्रमण, उसके पानीपत, खानवा, चंदेरी और गागरा के युद्धों में उसने जो विजय प्राप्त की, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद।